मोहब्बत का मेरे नसीबाना, मोहब्बत का मेरे नसीबाना, दिल को चुभता है उसका करीबाना। मैं कवि नीलेश आप तमाम दर्शकों का केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ एक शिक्षक के रूप में, एक समाज निर्माता के रूप में अतुल चंद्रा, जो अभी चांदपुरा हाई स्कूल में पदस्थापित हैं, वो हमसे मुखातिब होंगे। तो जानते हैं अतुल चंद्रा जी की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार नीलेश जी। मैं केवी स्टूडियो के माध्यम से रोशन सर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप एक शिक्षक हैं, एक समाज के निर्माता हैं, तो आपने ये पेशा क्यों चुना? सर, शिक्षक एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आप नेता या पॉलिटिशियन, ये तो सभी लोग बनते हैं, लेकिन आप शिक्षक बन के समाज को शिक्षित करके भी उसमें क्रांति और बदलाव ला सकते हैं। तो मैं इसी वजह से इस पेशा से जुड़ा हूँ। चूँकि मेरे पिताजी जो थे वो भी एक शिक्षक रह चुके थे, अभी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जी। तो बचपन से ही देखता था कि उनके अंदर में जो एक आदर्श थी, जो उनका नैतिकता था, जो उनके मूल्य थे, वो सब मुझे आकर्षित की और फिर मैंने इस पेशे को चुना और आज मैं आपके सामने हूँ। जी सर, अभी वर्तमान समय में शिक्षकों के साथ राजनीतिक बहुत हो रहा है, तो आपका क्या मानना है, निजीकरण सही है या गलत है? देखिए सर, निजीकरण जो है वो, आप अगर राजनीतिक मायने इसके लें जी। तो निजीकरण के बहुत सारे आपको परिभाषा मिल जाएंगे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सरकारी संस्थान या सरकारी विभागों का जो निजीकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे सरकारी विद्यालय और प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है। प्राइवेट, चूँकि सरकारी विद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान में अभी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फीस बहुत ज़्यादा है। तो वही स्थिति निजीकरण की हो जाएगी। निजीकरण, चूँकि निजीकरण का मतलब ही होता है कि अगर सरकार जो है वो विभाग को सही रूप से चला नहीं पा रहा है, सही रूप से संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए वह प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा और प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब प्राइवेट कंपनी अपने तरीके से लोगों को हायर करेगी, तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ लिख के, चूँकि जब वैकेंसी निकलती थी गवर्नमेंट जॉब की, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो गरीब होते थे, जो मेहनत करते थे, वो जाते थे, आगे बढ़ते थे। अभी क्या होगा कि जिनके पास पैसा होगा, जो अमीर होंगे, वो इस तरफ जाएंगे और जो प्रतिभा है वो उनका दोहन होगा। सर, वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति आई है, आने वाली है, तो आपके नज़र में क्या है, नई शिक्षा नीति कितना सही है, कितना गलत है? देखिए सर, नई शिक्षा नीति आने वाले समय में जो युवा या जो बच्चे नई शिक्षा नीति से प्रभावित होंगे, उनके लिए यह बहुत ही एक अच्छा माध्यम बनेगा। चूँकि नई शिक्षा नीति आते आते ये लगभग 2022-23 में लागू होगी। अभी आपका उसमें बहुत सारा चीज़ होना है। अभी पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उस पर कानून बनेगा, कई सारे संशोधन होंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है वो एक ऐसी क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ कलात्मक रचनात्मक ज्ञान को सृजित करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। सर, अभी आपने रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता की बातें करी हैं, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में इन सब चीज़ों की छात्रों में कमी है। बिल्कुल कमी है। तो इसको किस तरह से और निखारने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी संस्थाएं चल रही हैं उसमें आप अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्स एक आता है, जो आप
कहीं भी जाइएगा बाहर के स्कूल्स में, तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाते हैं ताकि बच्चों के स्किल, उनका जो हुनर है, उनकी रुचि जिस तरफ है वो उसी तरफ आगे बढ़ें। तो इसके लिए अलग से क्लासेस चलते हैं, कोर्स करवाए जाते हैं। हमारे बिहार में वो अभी सुविधा नहीं है, जिस वजह से बच्चों के अंदर का जो हुनर है, जो मेरिट है, वो उभर नहीं पाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में चूंकि इसका जो लेवल है, एक प्राइमरी लेवल है जो क्लास 5 तक है, उसके बाद आप मिडिल स्टेज में, जब नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब मिडिल स्टेज में आप जाइएगा तो उसमें कई सारे वोकेशनल कोर्सेज को सरकार ने अप्लाई किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे जिनकी रुचि पढ़ने में नहीं होती है, उनकी रुचि खेलने में होती है, किसी की रुचि सिलाई में होती है, लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे लड़कों को किन्हीं की रुचि होती है पेंटिंग्स में, तो किन्हीं की रुचि होती है फ़ोटो खींचने में, फोटोग्राफी में। तो वैसे वोकेशनल कोर्सेज के स्टार्ट होने से उन लोगों को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान होगा। जी सर, नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें एमफिल एक कोर्स था, उसको हटाना सही है या गलत है? एक शिक्षक के रूप में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एमफिल कोर्स पहले हुआ करता था, वो अब चूंकि नई शिक्षा नीति जो अब आएगी तो उसमें आपको ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का हो जाएगा, और 4 साल आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, उसमें जो चौथा ईयर है वो रिसर्च का होता है जी। इसका मतलब है कि आप रिसर्च ऑलरेडी करके निकलेंगे। उसके बाद पीजी का जो कोर्स होता है वो उसको रखा गया है, पीजी के कोर्स को हटाया नहीं गया है, एमफिल को हटाया गया है, और फिर पीएचडी जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। तो मेरे ख्याल से चूंकि जो ग्रेजुएट होंगे, जो 4 साल का कोर्स किए होंगे, उनको एमफिल करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट पीजी करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये सरकार के लिए एक अच्छा कदम है, चूंकि छात्रों का जो टाइम होता था वो बहुत ज़्यादा लगता था उसमें, अब टाइम कम लगेंगे और उनको जो है एक अच्छा डिग्री मिल जाएगा, जिससे उनको जॉब क्रिएशन में या जॉब लेने में बहुत अच्छा मदद मिलेगा। सर, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत अच्छी भी हैं, बहुत पर सवाल भी खड़ा है, तो आप वर्तमान समय में आरक्षण को कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा है और शिक्षक होने के नाते इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, चूँकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आरक्षण जो है वो प्रतिभा का दोहन कर रहा है। आज के समय में जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आरक्षण के वजह से वो पद नहीं मिल पाता है जिसके वो लायक हैं, और वैसे लोग बैसाखी के सहारे आगे बढ़ जाते हैं जो उसके लायक हैं नहीं। तो इस वजह से आरक्षण जो है वो होना चाहिए। आप आर्थिक आधार पे आरक्षण को आगे बढ़ाइए, जातिगत आधार पे आरक्षण ठीक नहीं है। सर, एक शिक्षक के रूप में आप बहुत सारे छात्रों से मिलते होंगे, बहुत छात्र आपसे रूबरू होते होंगे, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रही है, तो सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे कि रोज़गार मिले? देखिए, सरकार अभी वर्तमान की जो सरकार है, आप पिछले कुछ 5-6 सालों में देखें तो वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकलना बंद हो गया है। चूँकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मन में एक ही भावना होती है कि किसी प्रकार से हम सरकारी नौकरी हासिल करें, और अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि सरकारी नौकरी लेना एक स्वप्न के समान हो गया है। जो सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं उन्हें लगता है कि उनका भगवान से दर्शन हो गया। तो सरकार जॉब क्रिएशन के मामले में पिछले 6 सालों में बहुत कुछ नहीं कर पाई है। सरकार को करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो उनको वैकेंसी जो हैं, जो खाली रिक्त पद हैं, उनको भरना चाहिए। उसके बाद ये निजीकरण अगर वो कर रहे हैं तो निजीकरण के लिए उन्हें सबसे पहले इस पहलू पे विचार करना चाहिए कि क्या निजीकरण करने से जॉब क्रिएशन हो सकता है। अगर जॉब क्रिएशन हो सकता है तो उसका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा क्या होगा। सरकार को इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। और युवा तो खैर बेरोजगार अभी हैं ही, नारे लग रहे हैं हर जगह। आप देख रहे हैं कि रेलवे की परीक्षाएं जो हैं, या एसएससी की या कोई भी परीक्षाएं, फॉर्म भरते हैं 500-600 रुपया छात्रों का लग जाता है, टाइम पे परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। अगर परीक्षा हो भी गई तो समय पर रिजल्ट नहीं निकल पाता है, रिजल्ट निकलने में लंबा वक्त लग जाता है। अगर रिजल्ट निकल भी गई तो छात्रों के अंदर एक अनिश्चितता पैदा रहती है कि क्या हमारा ज्वाइनिंग होगा,
क्योंकि कई बार परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट निकलती हैं और बाद में हाईकोर्ट रद्द कर और हाईकोर्ट दी जाती है और हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अभी STT की परीक्षा जो विगत जनवरी में लिया गया और उसका रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले ही उसको हाईकोर्ट में चला गया वो केस और फिर दोबारा इसकी परीक्षा हुई। तो यही स्थिति कमोबेश हर परीक्षाएं की होती हैं। बिहार में जितनी भी परीक्षा हो या केंद्र लेवल पे भी आप अगर देख लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह भी एक चक्कर हो गया कि छात्रों को अब सीधी नौकरी नहीं मिलेगी। अब उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना पड़ेगा और उसके बाद उनको भाग्य भरोसे अगर कहीं नौकरी मिल जाए। जी सर, अभी छात्र की बात बहुत करते हैं, लेकिन अगर देश की बात करें तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था एक ढलान पर है, जहां से ना नीचे उतरा जा रहा है ना ऊपर चढ़ा जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था पर आपकी क्या राय है? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अर्थव्यवस्था भारत अभी आप GDP माइनस में चली गई है। आप देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो हैं वो कम हो गए हैं, GDP हमारी माइनस में चली गई है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ना देके सरकार का ध्यान है मंदिर पे, सरकार का ध्यान है मस्जिद पे। सरकार जो है वो इलेक्शन को कैसे जीतें, तो इस ओर उसका ध्यान है। अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से सरकार कहीं लड़ ही नहीं पा रही है। मीडिया चूंकि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, और आप मीडिया की ही बात करें तो आप जब भी टीवी खोलते होंगे आज के समय में टीवी पे भी बस एक ही प्रकार का न्यूज़ चलता है, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत। आप किसी भी कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक नहीं हो रही है, मुद्दे से भटक चुके हैं ये लोग। और जो सही मुद्दा है अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना, युवाओं को रोजगार देना, कोरोना वायरस से कैसे निपटें, हम कैसे इस जो ये महामारी है इससे कैसे उबरें और उबर के फिर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से दुरुस्त करें, सरकार को इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और ना तो मीडिया इसको अच्छे से दिखा पा रही है, ना तो उठा पा रही है। और यह जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, त्रासदी हम कह सकते हैं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया जो है वो अपनी भूमिका सही प्रकार से नहीं निभा रही है। सर, आप एक शिक्षक हैं, सबसे ज्यादा गर्व कब महसूस होता है एक शिक्षक के रूप में? एक शिक्षक होने के नाते सबसे ज़्यादा गर्व उस वक्त महसूस होता है जब आपके पढ़ाए हुए छात्र सफल हो जाएं और वो जब आपके पास आते हैं तो लगता है कि सीना एकदम 56 इंच का उस वक्त होता है। मोदी जी तो कहते हैं, लेकिन एक शिक्षक का 56 इंच का सीना उस वक्त होता है जब उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र सफल होते हैं और फिर वो अपने शिक्षक से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उस वक्त लगता है कि हमने जो इतने दिनों में किया है आज उसका परिणाम सामने है। सर, आप एक शिक्षक हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं शिक्षकों को? सर, शिक्षक के साथ कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं। शिक्षक समाज का निर्माता है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन शिक्षकों को जिस नज़र से सरकार को देखना चाहिए वर्तमान की सरकार वैसे शिक्षकों को देख नहीं रही है। अभी आप कोरोना वायरस देख लीजिए, अभी सरकारी स्कूल के किसी भी टीचर से आप बात कीजिए, पिछले कई महीनों में उनका वेतन नहीं मिला है, पिछले कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। अब बताइए कि जो शिक्षक उसी पे डिपेंड हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकरी लिए हैं, मेहनत करके लिए हैं, पढ़ के लिए हैं, उसके बाद भी उनका जीवन जो है अनिश्चितता से घिरा हुआ है। तो सरकार इन सब समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट शिक्षक का भी वही स्थिति है। कोरोना वायरस के आने से जो प्राइवेट शिक्षक कोचिंग चला के अपना जीवन यापन करते थे या जो प्राइवेट टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते थे, उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, उनकी स्थिति दयनीय है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो यह जो है एक शिक्षक होने के नाते कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है इस देश में। सर, कहीं ना कहीं शिक्षक को अगर सोचना पड़े तो ये एक कठिन बात है। जी बिल्कुल, शिक्षक जो होते हैं वो दूसरों को बताते हैं, दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जब उनके सामने ही अंधेरा छा जाए तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर, आप केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? सर, केवी स्टूडियो के बारे में मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा था, जान रहा था, हमारे बहुत सारे मित्र भी यहाँ पे आए थे। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए जो सीक्रेट सुपरस्टार हैं जी, आपके शब्दों में, चूंकि आप कवि हैं और शब्दों से कवियों का खेलना बहुत रहता है, तो आपके शब्दों में कहा जाए तो
जो वैसे लोग जो गुमनामी में कहीं जी रहे थे, जिनमें प्रतिभाएं थी लेकिन उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो केवी स्टूडियो ने उन जैसे लोगों को एक अवसर प्रदान किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया, जहां से आके वे अपने दिल की बात रख सकें और अपने बारे में लोगों को बता सकें। तो यह एक बहुत बेहतरीन मौका है। जी सर, हम लोगों की भी यही सोच है कि जिन लोगों की भी गुमनाम जिंदगी है उनको हम जान सकें और लोगों को बता सकें। सर, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत केवी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग मेरा कार्यक्रम देखने के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें।